बरसात में गरीब बहू की अपाहिज सास। मोहन एक नंबर का पियक्कड़ इंसान था। वे आए दिन घर में दारू पीकर अपनी पत्नी पार्वती के ऊपर अत्याचार किया करता था। उसे बेरहमी की तरह मारा पीटा करता था। ऐसे ही एक रात मोहन बहुत ज्यादा दारू पीकर आया था। पार्वती किसी तरह से अपने पति को समझा बुझा कर कमरे में ले जाती है और उसे खाना खिलाने लगती है। अचानक किसी बात को लेकर मोहन को गुस्सा आता है और वह पार्वती को बिना बात के मारने लगता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है। उसके रोने की आवाज सुनकर पार्वती की सास कुंती वहां जाती है और अपने ही बेटे को सुनाते हुए कहती है, अरे कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आती क्या? बहू को इतना मार रहा है। अरे वे तेरी बीवी है, ना कि ढोल। जब तेरा दिल चाहे तब तू उसे बजाता रहे। भाई मेरी घरवाली है, मेरा जब दिल करेगा तभी इसे मारूंगा, जब मन करेगा तभी से प्यार करूंगा, क्योंकि ये मेरे पैर की जूती है। इसे यहाँ पर शादी करके लाया हूँ, इसलिए मेरा जो दिल करेगा वो करूंगा इसके साथ। पति पत्नी के मामले में कोई नहीं बोल सकता, तू भी नहीं बोल सकती माँ, तो हमारे बीच में मत आ। बकवास किया तो दो तेरे थप्पड़ मुंह में मारूंगी। तुझे क्या लगता है ये सिर्फ तेरी बीवी है? अरे ये मेरी बहू और मेरी बेटी है, और अगर इसके साथ कुछ भी बुरा होगा ना, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये मत सोच कि तू उसके साथ कुछ भी करेगा। मोहन बहुत नशे में था। वह बिस्तर पर गिरकर तुरंत सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह मोहन को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और वह अपनी पत्नी से माफी मांगता है। पार्वती मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मेरे दोस्तों ने मुझे पिला दी और मैं बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए मैंने तुझे बिना बात के मारा। मुझे तेरा जख्म देखकर ना बहुत दर्द हो रहा है। सच में मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, अपनी बीवी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। माफ कर दे पार्वती। तेरे पैर कहाँ हैं? शायद तेरे पैर छूकर ही मुझे सुकून मिले। देखिए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना था आपने वो सब कर दिया। अब ठीक नहीं हो सकती चीजें। अगर आप सच में कुछ ठीक करना चाहते हैं तो बस पीना बंद कर दो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पार्वती मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरे सर की कसम खाकर कहता हूँ कि अब मैं दारू नहीं पीऊंगा। अब मैं जितना कमा लूंगा उतना तेरे हाथ में रखूंगा। जी नहीं, अपनी कमाई माँ जी के हाथ में रखो। कोई शिकायत नहीं है कि आप ये पैसे माँ जी के हाथ में देते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप माँ जी को दो। सच में तू बहुत अच्छी है रे पार्वती। मैं ही निकम्मा हूँ जो हमेशा तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करता रहता हूँ। कुछ दिन तक सब कुछ सही चल रहा था। मोहन को फिर से दारू पीना था, इसलिए वे अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर दारू पी आता है। जब ये बात पार्वती को पता लगती है तो वह मोहन से बहुत लड़ने लगती है। आपने उस दिन मेरे सर की कसम खाई थी ना, उसके बावजूद आपने मेरा मंगलसूत्र बेच दिया और आज भी करके आ गए। शर्म नहीं आती क्या आपको ये सब करते हुए? क्या चाहते हो कि मैं और माँ जी यहाँ से चले जाएं? अब तू है मेरे प्यार की जूती, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा? और ये तेरी औकात नहीं है कि तू घर छोड़कर जाए। तेरे माँ बाप ने दहेज में दिया ही क्या था जो तुझे मैं पलकों पर बैठा कर रखूं? तेरा काम जो है वो काम किया कर। रही बात मंगलसूत्र बेचने की, तो बेचूंगा। मेरा बस चले तो पूरा घर बेच दूं। हाँ हाँ, घर बैठोगे, मारोगे, चोरी करोगे, फिर उसे बेचकर दारू पी कर आओगे। हर एक नल्ला आदमी कर ही क्या सकता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप असली मर्द होते तो शायद ये सब नहीं करते। इसी बात को लेकर मोहन को गुस्सा आता है और वह पार्वती को मारने लगता है। वह उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसमें पार्वती का सर दीवार में जाकर टकरा जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। यह सब देखकर कुंती को बहुत गुस्सा आता है और वे तुरंत पुलिस को कॉल करके अपने बेटे के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस करती है और मोहन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे वहाँ से ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोहन की कोई जमानत करवाने को तैयार नहीं था। दोनों सास बहू अब अकेले ही अपना गुजर बसर कर रही थी। ऐसे ही एक दिन कुंती अपनी बहू के साथ मिलकर घर का काम कर रही थी। कुंती छत पर कपड़े सुखा रही थी। अचानक से कुंती का पैर फिसल जाता है और वह छत से नीचे गिर जाती है। आसपास के लोग उसे अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बाजी के साथ? भगवान के लिए उन्हें ठीक कर दो, वही मेरा जीने का सहारा है। अगर वे ना रही तो मेरा जीना बेकार है।
थोड़ी देर बाद कुंती को होश आ जाता है, लेकिन इस हादसे में कुंती का एक पैर अपाहिज हो जाता है। कुंती अब एक बैसाखी के जरिए चला फिरा करती थी। देखते ही देखते कुछ महीने और गुजर गए। बेचारी पार्वती अकेले घर और दोनों को साथ देखा करती थी। वह एक जगह मेहनत मजदूरी का काम किया करती थी, उससे ही पूरा घर चलाया करती थी। धीरे धीरे अब मॉनसून का दिन नजदीक आ रहा था। मूसलाधार बारिश ने गरीबों का जीना दूभर कर रखा था। ऐसे ही एक रात कुंती और पार्वती दोनों अपने कमरे में सो रही थी। रात को बहुत जोर से बारिश आना शुरू हो जाती है। कुंती और पार्वती दोनों के घर में बारिश का पानी जमा हो जाता है। पार्वती किसी तरह से अपनी सास को बेड के ऊपर रखती है और खुद रात भर पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही सुबह बारिश थोड़ी शांत हो जाती है और वो बाजार से एक बहुत बड़ी पन्नी लाती है और वे पन्नी अपनी छत पर लगा देती है। माँ जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने छत पर पन्नी लगा दी है। अब बारिश का पानी नीचे नहीं आएगा और ना ही हमारी छत टपकेगी। तुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बहू। एक तो मेरा बेटा निकम्मा, ऊपर से मैं अपाहिज। तुझे कितना सब कुछ सहने को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आपने मुझे अपनी बेटी की तरह माना है और हमेशा बेटी जैसा प्यार दिया है। मेरा पति तो सच में निकम्मा है, लेकिन भगवान ने मुझे माँ अच्छी भी तो दी है। कहते हैं ना, जीवन में सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी भगवान कुछ ऐसे रिश्ते दे जाता है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जैसे कि आप। दोनों सास बहू किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रही थी। एक दिन अचानक मोहन जेल से रिहा होकर अपने घर वापस आ जाता है। इतने महीने तक सलाखों के पीछे रहने के बाद मोहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे दारू पीने का सबक मिल जाता है। घर आकर वह अपनी पत्नी और माँ से दोनों से माफी मांगता है। माँ, ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ? अगर मैं सही रहता ना तो शायद ये सब कुछ ना होता, लेकिन मैंने अपनी पत्नी और माँ दोनों की जिंदगी नर्क बना दी, साथ में खुद की भी। लेकिन मुझे ना अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन उसका भी क्या फायदा, मेरी माँ तो अपाहिज हो गई ना। जो हुआ सो हुआ, उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते। रही बात मेरी अपाहिज होने की, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं अच्छे से कमा लूंगा, अच्छे से रहूंगा और आप दोनों को हर वो खुशी दूंगा जिसकी आप दोनों असली हकदार हैं। मोहन अपनी माँ और पत्नी दोनों से माफी मांगता है, दोनों उसे माफ कर देती है, जिसके बाद मोहन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। वह खूब मेहनत करता है और अपनी माँ और पत्नी दोनों की ख्वाहिशें पूरी करता है। पार्वती अपने अपाहिज पति और 3 जवान बेटी अनीता, सिमरन और पायल के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन पार्वती बारिश में भीगते हुए घर आती है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अपनी बीमार माँ को देख अनीता अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हारी बहुत तबीयत खराब है, तुम थोड़ा रुक कर आ जाती। किसने कहा था बारिश में भीग कर आते हुए? बेटा, तेरे पिताजी की दवाई खत्म हो गई थी, बस वही लेकर आ रही थी। तू जानती है ना, अगर एक दिन भी तेरे पिताजी की दवाई छूट गई तो उनकी तबीयत ठीक होने की वजह और बिगड़ जाएगी। माँ, हमें बहुत दुख होता है, हम तीनों बहन के होते हुए भी आप अकेली काम करती हो और पिताजी की देखभाल भी तुम अकेली ही करती हो। तुम हम तीनों को कोई काम करने क्यों नहीं देती हो? सिमरन बेटा, तुम्हारे पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां कोई छोटी मोटी नौकरी करे और मैं बाहर जाकर काम करूं, पर हालात ने हमें ऐसे दिन दिखा दिए कि मुझे काम करना पड़ रहा है और मैं तुम्हारे पिताजी की बात नहीं टाल सकती। बस यही कारण है कि मैं तुम तीनों को काम नहीं करने देती। और वैसे भी मुझे डर लगा रहता है, कहीं मेरे बच्चों के साथ वही ना हो जाए जो मेरे साथ हुआ है। मैं कमाने के लिए अभी जिंदा हूँ। माँ, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, आप अकेले कब तक मेहनत करोगी? हम तीनों बड़ी हो गई हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें भी नौकरी करने दो। पिताजी, आप ही समझाओ माँ को। पार्वती, मैंने तुमसे कहा था ना। अब भाई मुझे लगता है कि हमारी बेटियां सच में बहुत समझदार हो गई हैं, इसीलिए तुम इन तीनों को काम करने दो। अरे वैसे भी आसपास के सभी लोग मेरी बेटियों को ताने देते हैं। आस पास के लोग मेरी बेटी को ताने देते हैं? आप लोगों ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? आखिर ये सब कौन होते हैं हमें ताने देने वाले? क्या हम इनकी रोजी रोटी खा रहे हैं या ये हमें कमाई दे रहे हैं जो ये मेरी बेटी को ताने देंगे? माँ, हमें कोई ताने नहीं देता, पापा तो बस ऐसे ही बोलते हैं, बल्कि हमें तो आसपास के लोग समझाते हैं और उनसे ही हम प्रेरित हुए हैं। आपको पता है, कल सरला आंटी आई थी और वे कह रही थी
कि मैं काम करूं ताकि तुम्हारी कुछ हेल्प हो सके, और पिताजी ने इस बात पर हाँ करी थी। क्यों पिताजी? हाँ हाँ, पिताजी से परमिशन मिलते ही अगले ही दिन से तीनों बहन नौकरी की तलाश में निकल जाती हैं। पर उन तीनों को कहीं नौकरी नहीं मिलती है और वो तीनों थकार कर घर आती हैं। अपनी बेटियों को इतना थका हारा देखकर पार्वती उन तीनों से कहती है, मैं क्या कह रही थी कि अभी बारिश का मौसम है, तुम तीनों इस बारिश में कहाँ नौकरी ढूंढोगी? 1-2 महीने के बाद नौकरी ढूंढ लेना। अच्छा पार्वती, अगर तुम्हारी बेटी की विदाई के समय बारिश हो गई तो क्या तुम अपनी बेटी की विदाई नहीं करोगी? ऐसा क्यों कहते हैं? सिर्फ बारिश के चलते मैं अपनी बेटियों की विदाई नहीं रोक सकती। ये तो हर माँ बाप का सपना होता है, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान, चाहे चक्रवात, मैं अपनी बेटी की विदाई करके ही रहूंगी। जब तुम बारिश की वजह से अपनी बेटियों की विदाई नहीं रोक सकती तो भाई तुम अपने बेटियों के कदम बढ़ने से क्यों रोक रही हो? बारिश का बहाना देखकर उन्हें रोको मत। आज नहीं तो कल उन्हें नौकरी मिल ही जाएगी और अब समय आ गया है कि मेरी बेटियां दुनिया देखें और सही गलत की पहचान भी करें। पार्वती का पति उसे काफी समझाता है, जिसके बाद पार्वती अपनी बेटियों को रोकने के बजाय उन्हें खुद काम करने की इजाजत देती है। अगले दिन फिर से पार्वती की तीनों बेटियां नौकरी की तलाश में निकल जाती हैं और आखिरकार उनकी तीनों बेटियों को एक ही कंपनी में एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है। माँ माँ माँ, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमें नौकरी मिल चुकी है। देखा ना माँ, आप जिस बारिश से डर रही थी, वे बारिश ने हमें नौकरी लगा दी। अब बहुत जल्द हमारी गरीबी खत्म होगी और आप हमारी ठीक उसी तरह से शादी कर पाएंगी जैसा आप चाहती थी। देख रहे हैं आप, हमारी बेटियां अपनी शादी करने के लिए नौकरी कर रही हैं। मैं सब देख रहा हूँ पार्वती, मेरी बेटियां क्यों नौकरी करना चाहती हैं। वो तुम्हारे बोझ को हल्का करना चाहती हैं। शादी में बहुत खर्च होता है ना, और तुम इतना खर्चा कहाँ से लाती? और तुम सारी रात सो भी तो नहीं पाती हो अपनी तीनों जवान बेटियों की शादी की चिंता में। तीनों बेटी की नौकरी लगने से पार्वती के घर में चारों तरफ खुशियां फैल जाती हैं। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और पार्वती की तीनों बेटियों की मुलाकात उसी कंपनी के ओनर के बेटे दिवाकर, रवि और सोनू से होती है। अनीता, आज से तुम्हारी पोस्ट बदल दी गई है। आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो और सिमरन और पायल, तुम दोनों मेरे छोटे भाई रवि और सोनू की पर्सनल सेक्रेटरी हो। ठीक है? आज से हम तीनों भाई अपने पापा की कंपनी चलाएंगे, तो इस कंपनी में वही होगा जो हम तीनों चाहेंगे। गॉट इट? यस सर, हम समझ गए। कुछ ही महीनों में अनीता, सिमरन और पायल का प्रमोशन हो जाता है और धीरे धीरे तीनों बहन तरक्की की ऊंचाइयों को छूने लगती हैं। और समय के साथ दिवाकर, रवि, सोनू भी अनीता, सिमरन और पायल को पसंद करने लगते हैं। और एक दिन अचानक से सुमित्रा अपने तीनों बेटों का रिश्ता पार्वती के घर लेकर आ जाती है। पार्वती बहन, मैं अपने तीनों बेटों का रिश्ता आपकी बेटियों के लिए लेकर आई हूँ। मेरे तीनों बेटों को आपकी तीनों बेटियाँ बहुत पसंद है, पर वे तीनों इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के बाद भी कभी भी अपने दिल की बात आपकी बेटी को नहीं कह पाए और सीधा मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे कि मैं रिश्ता लेकर आ जाऊँ आपके घर, ताकि आप और आपकी बेटियाँ इस रिश्ते के लिए मना ना कर सके। पर बहन, हम तो गरीब लोग हैं, हम आपके खानदान से कैसे रिश्ता जोड़ सकते हैं? और मेरी तीनों बेटियां तो आपकी कंपनी में ही काम करती हैं। अगर किसी को पता चला तो वे सब क्या सोचेंगे? पार्वती बहन, लोगों का तो काम ही होता है कहना। हमें हमेशा अपने बच्चों की खुशियां देखनी चाहिए। आप अपनी तीनों बेटी की खुशी देखो और मैं अपने तीनों बेटों की खुशियां देख रही हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस रिश्ते के लिए मना मत करना। पहली बार मेरे तीनों बेटों ने मुझसे कुछ मांगा है, मैं चाहती हूँ कि उन्हें मिले। अब चाह कर भी पार्वती और उसका पति इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर पाते और वो तीनों बिना अपनी बेटियों की इजाजत लिए ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। पर जब इस रिश्ते के बारे में अनीता, सिमरन और पायल को पता चलता है तो वो तो पहले बहुत नाराज होती हैं, पर पिता के समझाने पर वो तीनों मान जाती हैं शादी के लिए। मुझे अपनी बेटियों से ये उम्मीद नहीं थी
तुम तीनों ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। ऐसी किस्मत बहुत कम लोगों की होती है। मुझे अपनी तीनों बेटियों पर नाज है कि उसने अपने काम से इतने अच्छे लड़कों का दिल जीता, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी तीनों बेटियों की विदाई एक साथ होगी। अब भाई बहुत जल्द मेरे घर में भी ढोल नगाड़े बजने वाले हैं। क्यों पार्वती? अब क्या था, पार्वती और सुमित्रा बिना कोई देरी करे अपने बच्चों की शादी करवा देते, और शादी होते ही तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से पार्वती के घर में बारिश का पानी भरने लगता है और पार्वती परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? विदाई करने का समय हो रहा है, बारात भी बाहर खड़ी है और इतनी तेज बारिश हो रही है। इन सबको कहाँ रोको? घर में भी पानी बढ़ता जा रहा है। मुझे शादी से पहले घर की छत ठीक करवा लेनी चाहिए थी, या तो फिर घर को गली से ऊंचा कर देना चाहिए था। घर नीचे होने की वजह से घर में बारिश का पानी आ रहा है। अब मेरी बेटियों की विदाई कैसे होगी? पार्वती, अरे तुम क्यों रो रही हो? भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। बारिश जल्दी रुक जाएगी, तुम भी अपने आंसू रोक लो और उसके बाद फिर तुम अपने बेटियों की विदाई कर देना, है ना? चलो चुप हो जाओ अब। पार्वती को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे। विदाई का मुहूर्त भी निकला जा रहा होता है, और तभी पार्वती के तीनों दामाद छाते के साथ गाड़ी लेकर आते हैं, और तेज बारिश में ही पार्वती अपनी तीनों बेटियों की विदाई करती है।